Okay, so students of class 9, in today's video, we will do a chapter, a very important chapter of your SST book, and that is chapter 7 election. तो इलेक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वन बाय वन हम इसको करेंगे और समझेंगे. तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज एन इलेक्शन. इलेक्शन है क्या, कैसा दिखता है ये इलेक्शन, क्या ये कोई इंसान है. इलेक्शन क्या कोई चीज़ है जिसकी शेप हो या जिसे हम देख सकते हो, नहीं. तो बच्चे जो इलेक्शन होता है ना, बेसिकली वो एक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है, देखो. एन इलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं या फिर चूज करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है, यानी कि बेस होता है. अब आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी देश जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता वो डेमोक्रेटिक है. कोई भी देश डेमोक्रेटिक तभी है जब वहाँ पर इलेक्शन होता हो और इलेक्शन के थ्रू हम अपने नेताओं को या फिर रिप्रेजेंटेटर्स को चुनते हैं, राइट. फिर एवरी इंडियन सिटीजन हु इज 18 ईयर्स और अबव हैज द राइट टू वोट. ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन हैं जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, उन सभी को वोटिंग राइट्स है, यानी कि वोट देने के अधिकार हैं. अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एन इलेक्शन, 2 या 3 नंबर का, देन यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स, ठीक है. अब मैं बात कर रही हूँ आपसे व्हाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट. यस, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, बुक में जिस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं वैसे ही, ठीक है. तो अगला टॉपिक ये है कि व्हाई इज एन इलेक्शन इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है इलेक्शन. मैंने तो पहले ही कह दिया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होता है ना बच्चे, वो पूरा का पूरा बेस होता है, ठीक है. देखो, गिव पीपल द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट. पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों ज़रूरी है इलेक्शन, क्योंकि लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, ठीक है. नंबर 2, इट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिटीजन्स. यहाँ पर लोगों के चॉइस का जो गवर्नमेंट है या जो रिप्रेजेंटेटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहाँ पर आता है आपके पास और वही आपके लिए रूल्स बनाता है. मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. अब क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट किसने बनाई है, सिटीजन ने. तो जो गवर्नमेंट है वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, किसको जवाब देगी, गवर्नमेंट किसको जवाब देगी, सिटीजन्स को. यानी कि जनता, सिटीजन सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकती है. अब इंडिया भी डेमोक्रेसी वाला देश है, तो पता ही है आपको हमारी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा अकाउंटेबल है. नाउ इट प्रमोट इक्वालिटी, वन पर्सन वन वोट. क्योंकि हमारे देश के अंदर एक पर्सन के वोट की कीमत एक ही है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इक्वालिटी, कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, ठीक है. चलो, ये इसके अलावा ये लेजिस्टिमेसी टू दी गवर्नमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट को वैलिड बनाती है. अपनी मर्जी से सरकार नहीं बनी, हमने बनाया है, इसीलिए वो एक तरीके से वैलिड गवर्नमेंट हुई. ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, जो कि मोनार्की में या पुराने टाइम पर होता था, ठीक है. ये दोनों ही चीजें आपको प्रॉपर लिखनी है. एज अ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, आगे देखो. नाउ यस, टाइप्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना. टाइप्स ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्शन के प्रकार. जी, इलेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. अगर आपने मुझसे डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो यहाँ पर इलेक्शन भी दो टाइप से दिखाई देंगे. सबसे पहला है डायरेक्ट, जहाँ पर पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है. यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा. जब इंडिया के अंदर बेटा लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं या विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वोट करने जाते हैं. हमें पता होता है वन बाय वन कि कौन कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है. ये है आपका डायरेक्ट इलेक्शन. बट इंडिया के ही अंदर आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा. अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसा होता है वो देखो. व्हेन रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्ट अदर लीडर्स. मान लो
हमने यहाँ डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी लीडर्स को चुन रहे हैं, तो ये हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ आई बात? इनडायरेक्ट का मतलब हमने डायरेक्टली नहीं चुना इन लीडर्स को, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कभी सुना इंडिया के अंदर कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, चलो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करते हैं, वोट डालने जाते हैं? नो, नेवर। हम चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना बेटा, वो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, एंड दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इंडिया के अंदर आपको दोनों तरह के इलेक्शन के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है ये वाला। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर डायरेक्ट जो सिटीजन है वो आके वोट कर रहा है, राइट। और इधर अगर आप देखोगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने थे वो यहाँ पर बैठकर अदर लीडर्स को चुन रहे हैं या उनका इलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डन एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आता है इलेक्टोरल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो पूरा इलेक्शन है, इसको चलाने के लिए या फिर इसको आप कह लो कि किस तरीके से इलेक्शन में हम चुनते हैं, पूरी चीजें, वोटिंग होती है, फिर वोट्स काउंट होते हैं, सारा कुछ मिलाकर बनता है इलेक्टोरल सिस्टम। और ये दो तरह का होता है, दोनों लिखने हैं आपको। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FPTP। बेटा पेपर में MCQ में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPTP। मैं भी आपको दोनों समझाऊंगी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टोरल सिस्टम दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझो। कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स विंस, दैट्स इट। एक ऐसा कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, फर्स्ट पास हो जाएगा, वो सबसे आगे जाएगा। कोई और क्राइटेरिया नहीं है। जब भी इलेक्शन होंगे नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो हम यूज करते हैं इसको लोकसभा और स्टेट असेंबली के जितने भी इलेक्शन है उसमें। लोकसभा के मेंबर्स चुनने हो या हमारे स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा या विधान परिषद तो एक डिफरेंट ही थिंग है, पर विधानसभा और लोकसभा जब इसके इलेक्शन होते हैं दोनों के, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये एग्जाम्पल डाल के लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल डाल लो, इसको कर लो कैंडिडेट A, B और C। क्योंकि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझा रहे हैं बच्चे, तो हम एग्जाम्पल भी देंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट विंस। जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कैंडिडेट A, B और C। तो अगर मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करूं तो यहाँ पे कौन है विनर? कैंडिडेट A, क्योंकि कैंडिडेट A गेट्स 45% वोट एंड विंस द सीट इवन दो अदर आल्सो रोट वोट। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल डाल के लिखना है, ये भी लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन B और C को लोगों ने नहीं चुना, हालांकि B को भी वोट मिले हैं, C को भी वोट मिले हैं, बट बेटा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहता है जिसको एक भी हाईएस्ट वोट मिल गया बाकियों से वो विनर बनेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और ये यूज कहाँ पर होता है? लोकसभा में और स्टेट असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब दूसरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो समझो, वो भी बहुत आसान है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PR। अब इसमें क्या होता है? सीट आर गिवन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट रिसीव्ड। ये यूज होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि हर पार्टी को या हर एक कैंडिडेट को जितने परसेंट वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिलती है। यहाँ पे तो पार्टियों को रफा दफा कर देते हैं, सिर्फ एक ही विनर होता है जिसको ज्यादा वोट मिले होते हैं, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। बट बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सीट्स दी जाती है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द वोट। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेना इसको, ये मत लिखना हाउ इट वर्क्स।
पॉलिटिकल पार्टीज मान लो ए ये रही, ये सी और ये डी। बेटा ए को मिले हैं 40% वोट, बी को 30, सी को 20 और डी को 10% वोट मिले हैं। यहाँ पर सीट आर डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे कि जितनी सीट्स हमारे पास है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इस पाई चार्ट में देखो, 40% सीट हमने इस वाली पार्टी को दे दिया, 30 इसको, 20 इसको और पर्पल वाली को 10%। ये यूज होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जहां पर हमारे जो वोट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो दो तरीके से हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन है उसका जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम, वो वर्क करता है। ओके, इसको लिख लो। इसको नॉर्मली आप लिख सकते हो ए 45%, बी 30%, सी 25%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसे हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। कोई भी डिसीजन लेना हो, हम पूछते हैं चलो हैंड रेज करो, कितने बच्चे चाहते हैं ये हो, कितने बच्चे चाहते हैं वो। फिर हम देखते हैं जितने ज्यादा बच्चों ने वोट दिए होते हैं हम वही काम करते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो ये दोनों ही सिस्टम आपको याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में क्वेश्चन एज डिफरेंसेस भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। स्पेस छोड़ दो इसके लिए। चलो आगे देखो, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट लॉज। यस बेटा, गिव हेडिंग इम्पॉर्टेंट लॉज। इसका मतलब है हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन को लेकर जितने भी कानून बनाए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं, बट चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 लॉज की बात हुई है और वही 3 लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहला लॉ ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। 1950 में सबसे पहले देख लो, 47 में हम आज़ाद हुए हैं और आप देखोगे 50 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसी टाइम पे हमने पहला लॉ भी लागू किया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। अब इस लॉ के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें थी, दोनों बातें लिखनी है। पहले तो ये हेडिंग डाल लो इम्पोर्टेंट लॉज, ठीक है, और इम्पोर्टेंट लॉज किसके हैं, इलेक्शन के। फिर पहला लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। आपको ईयर भी याद रखना, मे बी एमसीक्यू में आ जाए। इसमें सबसे पहली बात कही गई थी कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। नाउ व्हाट इज इलेक्टोरल रोल्स? अभी आप लोग छोटे हो, 18 साल के तो हो नहीं, तो आपने इलेक्टोरल रोल्स नहीं देखा, बट बेटा आपके जो मॉम डैड हैं, भैया या दीदी जो 18 ईयर्स के होंगे, उन्होंने ये इलेक्टोरल रोल देखा होगा जिसके अंदर उनकी फोटो होती है। देखो, फोटो होती है प्लस उनका नाम, एड्रेस, बहुत सारी डिटेल होती है। ये इलेक्टोरल रोल तैयार होता है इलेक्शन से पहले, ताकि हर एक कैंडिडेट और जितने भी हमारे सिटीजन हैं, जो वोटर्स हैं, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में आ सके। तो सबसे पहले ज़रूरत थी हमारे देश के अंदर कि हमें इलेक्टोरल रोल तैयार करें, ताकि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी वोटर हैं, उनके नाम हमारे पास आ सके। फिर डेलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बहुत ज़रूरी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? बेटा पूरे देश में इलेक्शन एक ही बार में एक ही जगह पे नहीं हो सकते, इसीलिए हम अपने देश को छोटे-छोटे एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, छोटे-छोटे एरियाज़ में डिवाइड करते हैं और फिर वहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये 2 काम किए गए पहले लॉ के तहत, समझ आ रही है बात? जब पहला लॉ आया 1950 में, हमने 2 काम किए। एक तो हमने इलेक्टोरल रोल तैयार किया, प्लस अपने देश के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाए, ताकि हमें पता हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब इलेक्शन होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी और एमएलए को खड़ा किया जाएगा। तो देश को डिवाइड किया गया छोटे-छोटे एरियाज़ में, सो दैट इलेक्शन शुड बी ईज़ी हो सके, और इसे ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। पहला लॉ समझ आ गया। दूसरा लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। 1 साल बाद जब ये 2 काम हो गए, 1 साल बाद दोबारा से लॉ आया, सेम नाम है,
बस ईयर चेंज हो गया, वो 1950 था, ये 1951 है। ओके, और इसमें क्या हुआ, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन करवाए गए। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी, हमारे इंडिया में भी सबसे पहले जो इलेक्शन हुए हैं ना बेटा 1951 में हुए हैं। तो उससे पहले हम लॉ ले आए, फिर हमने 1 साल बाद इलेक्शन कर लिया। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, इलेक्शन को करवाना। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो भी इस लॉ में बताया गया। करप्ट प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह की जो इलेक्शन डिस्प्यूट है या करप्शन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई वोट चोरी कर रहा है, लोगों को गलत तरीके से वोट ले रहा है या कुछ भी गलतियां हो रही हैं, वो सब 1951 का जो एक्ट था उसके थ्रू हटाई गई। क्योंकि बेटा पहली बार इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देखने के लिए मिलेंगी। अब आ जाओ यहाँ पर डेलिमिटेशन ऑफ द कमीशन, कि जो कमीशन बनाई जाती है इंडिया के अंदर इलेक्शन के लिए, उनके क्या क्या यहाँ पर काम है। सेम हेडिंग डाल लो, डेलिमिटेशन ऑफ द कमीशन। उसके बाद देखो पहला काम क्या है इनका, फिक्सेस द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये बाउंड्रीज फिक्स करते ऐसे इंडिया के अंदर, मैंने कहा ना छोटे छोटे एरिया डिवाइड हो जाएंगे जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, तो इसका बाउंड्री कौन बना रहा है, कमीशन बना रही है। इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि हर एक एरिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा नहीं कि एक एरिया ऐसा जहाँ पे 10 ही लोग हैं और एक एरिया ऐसा जहाँ पे 10,000 लोग हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वर्क्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अच्छा, इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, छोटे छोटे एरिया डिवाइड करा, तो किस चीज को दिमाग में रखा, एरिया को या पॉपुलेशन को, बता सकते हो आप लोग? ऑफ कोर्स पॉपुलेशन, यस। क्योंकि कई बार लार्ज एरिया में भी कम लोग रहते हैं और कम एरिया में भी ज्यादा लोग रहते हैं, और इलेक्शन में तो हर एक इंसान को आना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हम यहाँ पर किसको ज्यादा फोकस करते हैं बेटा, पॉपुलेशन को। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डालो हेडिंग नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये वो कमीशन है 1951 के बाद जो बनाई गई है हमारे लिए, एक्चुअली 50 में ही बना दी, देखो यहाँ पे डेट भी दी गई है 25 जनवरी 1950। भाई पूरे देश में इलेक्शन करवाना कोई आम बात तो थी नहीं, कोई अकेला इंसान तो ये काम कर ही नहीं सकता था, इसीलिए हमने पूरा कमीशन बनाया जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और इस कमीशन का नाम हमने रखा क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, बॉडी का मतलब ग्रुप है, बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं। ईसीआई के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी जहां से क्वेश्चन पेपर में बनेगा वो ये है, फंक्शन ऑफ ईसीआई, डालो हेडिंग नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ईसीआई। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग हिंदी में कहते हैं, चुनाव आयोग, उसके काम क्या क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इलेक्टोरल रोल्स जो है बेटा वो एक लिस्ट होती है जिसमें सभी वोटर्स की डिटेल होती है विद फोटोग्राफ। आप लोग कभी चेक करना, जब इलेक्शन होने वालों के आसपास आपके मम्मी पापा का इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम आएगा और फोटो भी आएगी। तो पहला काम तो ईसीआई का यही था कि भाई देश में कोई भी बंदा जो 18 ईयर्स का है वो छूटना नहीं चाहिए, सबका नाम इलेक्टोरल रोल में आना चाहिए। फिर दूसरा, कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, पूरा प्रोसेस कंडक्ट करना, ये काम भी किसका है, ईसीआई का है। जब हमने ईसीआई बनाया है किस लिए है, इलेक्शन के लिए बनवाया है। अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल, यस, इलेक्शन किस दिन होगा, ठीक है, कब कैंपेनिंग शुरू होगी, किस दिन कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, रिजल्ट किस दिन आएगा, ये सारा शेड्यूल डेट कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई। ठीक है, रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज, अब जब इलेक्शन होते हैं बेटा तो इलेक्शन में लड़ता कौन है, कौन खड़ा होता है, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हमारी कांग्रेस हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो, सभी पार्टी को सबसे पहले ईसीआई के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, बताना होता है कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं।
तो इन सब पार्टीज का रजिस्ट्रेशन का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। मतलब ये समझ लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता धरता है इलेक्शन की, वही करवा रहा है सब कुछ। अलॉट इलेक्शन सिंबल्स, इसके अलावा हर पार्टी को, कैंडिडेट को कौन सा सिंबल चाहिए, कमल का, ये हाथ, ये घड़ी, ये साइकिल। अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, उसको मान लो नया सिंबल चाहिए किताब, वो कह रहा है मेरे को किताब चाहिए, तो ये अलॉट कौन करेगा, सिंबल कौन देगा उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी इसका एक काम है। एक और काम, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छे तरीके से इलेक्शन कराना, कोई गड़बड़ी ना हो, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। फिर एक और काम है लास्ट, डिक्लेयर इलेक्शन रिजल्ट। जब इलेक्शन हो जाता है, वोट्स की काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अनाउंस करने का काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ ईसीआई आ सकता है, मैं तो कहती हूँ आएगा, और 5 या 4 नंबर का तो जरूर आएगा। तो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स कराए हैं, आप कोई से भी 4 या 5 लर्न कर सकते हो। नाउ इलेक्टोरल रोल क्या होता है, बताया था मैंने आपको, लिख लो इलेक्टोरल रोल और उसके आगे लिखो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ वोटर्स। मैं बार बार बता रही हूँ, वो लिस्ट जहां पर वोटर्स की डिटेल होती है उसे हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई जिस इंसान का इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है या डिटेल नहीं है ना, वो वोट भी नहीं दे पाएगा। इसके अलावा ओनली रजिस्टर्ड वोटर कैन वोट, ये जरूरी इसलिए भी है ताकि कोई फेक वोट ना डाल पाए। जो 18 का है वही यहाँ पर वोट्स कर पाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट हो कि हाँ वो 18 प्लस है, वो इंडिया का सिटीजन है। अपडेट रेगुलरली, जब भी इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले इसको अपडेट भी किया जाता है। मान लो कुछ नए लोग जो 18 साल के हो गए हैं, उनके नाम ऐड किए जाएंगे, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे, या जिसने इंडिया छोड़ दिया, कहीं और की सिटीजनशिप ले ली, उनके भी नाम हटा दिए जाएंगे। तो ये होता है इलेक्टोरल रूल। समझ आ गई बात, आगे चलो। पॉलिटिकल पार्टीज गिव द हेडिंग, यस। इलेक्शन में खड़े कौन होते हैं, कौन लड़ता है इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ नाम तो आप बिल्कुल जानते होंगे जो बड़ी पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, हमारी आम आदमी पार्टी हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं पहले तो वो हम समझ लेंगे, इनके क्या काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। यू कैन गिव अ हेडिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बाद इम्पोर्टेंस या कुछ और, या सीधे पॉलिटिकल पार्टीज लिख दो। नाउ स्टार्ट दी पॉइंट्स। नंबर 1, ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के बीच आती हैं और पब्लिक ओपिनियन तैयार करती है कि लोग क्या चाहते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन, आप बस पॉइंट्स लिख लो। एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, जब पॉलिटिकल पार्टी आती है लोगों के बीच तो वो उनके इश्यूज को रेज करती है और कॉमन पीपल को सपोर्ट करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो बेटा। उस पार्टी का मेन जो पहला काम होता है वो यही होता है कि वो लोगों के बीच आए और उनके इश्यूज को सुने और समझे। लोग जब पार्टी से कनेक्ट होंगे तभी तो वो जाकर उस पार्टी को वोट देंगे। हालांकि लोग अदर वजह से भी वोट दे देते हैं, खैर। नाउ कंटेस्ट इलेक्शंस, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो इलेक्शन में कंटेस्ट कौन करेगा, खड़ा कौन होगा, पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू विन पावर एंड रिप्रेजेंट द पीपल। ये लोग आते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद इनको पावर मिलती है ताकि ये अपनी पावर का यूज कर सके लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। इसके बाद प्रिपेयर मैनिफेस्टोज। मैनिफेस्टोज होता है एक तरीके से आप कह लो ऑब्जेक्टिव्स, प्रोपेगेंडाज, या फिर आप कह लो एक तरीके से ये लिस्ट होती है उन कामों की जो ये इलेक्शन से पहले तैयार करते हैं और हमें दिखाते हैं कि देखो इलेक्शन में जीतने के बाद हम ये काम करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करती है मैनिफेस्टोज। दे प्रिपेयर मैनिफेस्टो विद प्रॉमिस। यहाँ पे प्रॉमिस की जगह मैं फेक प्रॉमिस बोलना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो तैयार करती है उसमें आधे से ज्यादा प्रॉमिसेस फेक होते हैं।
तो ये अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं कि भाई देखो हमारे ये प्रॉमिस है, हमारे ये प्लान है, हम लोगों की अच्छाई के लिए ये काम करेंगे अगर हम जीत जाएंगे तो। अब जीतने के बाद बेटा ये जो मैनिफेस्टो होता है ना, ये इसका प्लेन बना के उड़ा देते हैं। नाउ और क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज? फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में आएंगी कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा। तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट बना लेगा। फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसी। और जब वो गवर्नमेंट बनाएगा तो फिर वो पॉलिसीज भी हमारे लिए बनाएगी। फिर और क्या करता है पॉलिटिकल पार्टी? एक्ट एज द ऑपोजिशन। यस, अब क्योंकि हमें पता है सारी पार्टियां तो नहीं जीतेंगी, जो पार्टी जीती वो बनाएगी गवर्नमेंट, जो पार्टी हार जाएंगी बेटा उनका भी काम है एक्ट एज द ऑपोजिशन। वो उनके ऑपोजिट में खड़े हो जाएंगे। मींस जीती हुई पार्टी के जितने भी काम हैं उस पर नजर रखेंगे। पार्टी इज नॉट इन पावर। जो पार्टीज पावर में नहीं है भले ही हार गई हैं, वो भी इश्यूज क्रिटिसाइज करती है उस गवर्नमेंट को जो पावर में है, ताकि वो कुछ गलत ना करे। हालांकि जो गवर्नमेंट पावर में है वो उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आजकल हम देख ही सकते हैं इसको, लाइव सिनेरियो जो देश के अंदर चल रहा है। फिर आता है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेह होती है हमारे प्रति। हमने सिटीजन्स ने उनको चुना है, तो अगर हम सवाल पूछते हैं तो उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। दे कीप द गवर्नमेंट इन चेक एंड इंश्योर इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये हमेशा ऐसा काम करते रहते हैं कि लोगों की भलाई हो सके। अब आप ही सोचो, हमारे देश में जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी भलाई के लिए कितना काम कर रही है। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपने पॉलिटिकल पार्टीज के, आप चाहे फंक्शन कह लो, इम्पोर्टेंस कह लो, या यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 नंबर का है तो 4 लिखो, 2 का है तो 2 लिखो। एसएसटी में तो ऐसे ही चलता है, पॉइंट वाइज चलते हैं आंसर। डन एवरीवन? बस इतना ही लिखना है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, नॉट द एक्सप्लेनेशन, ओनली द पॉइंट्स। चलो जो रह गया बाद में कर लेना। अरे देखो, एक लॉ है यहाँ पे, एंटी डिफेक्शन लॉ, कानून है ये बेसिकली। आपने जुमला सुना होगा, आया राम गया राम, मतलब कभी आ गया कभी चला गया। ये जुमला बहुत फेमस हुआ था, जिसके बाद ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 के अंदर। बेटा ये लॉ लाया गया था। अब इसमें क्या था वो समझ लो। इसमें क्या था कि कोई भी कैंडिडेट जो किसी एक पार्टी में है, किसी पर्टिकुलर पार्टी में है, पर जब वो ये देखता है कि मेरी पार्टी हार रही है तो वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और की पार्टी में चला जाता है। तो ये तो गलत है ना भाई। आपने जो पार्टी चूज करी है, आपने जिस पार्टी से रजिस्ट्रेशन किया है, अब चाहे वो पार्टी जीते या हारे, आपको उसी पार्टी में रहना चाहिए। पर इस लॉ से पहले जो लीडर्स थे, जो कैंडिडेट थे, वो ऐसा बहुत करते थे कि जब उन्हें लगता था कि मेरी पार्टी हार रही है या हार गई, तो वो अपनी पार्टी ही छोड़ के जीतने वाली पार्टी में चले जाते थे, और फिर उन्हें लगता था कि हम जीत गए। वाह, नहीं मतलब क्या ही बोलूं मैं, कि अगर पार्टी हारी है तो पार्टी हारी, मैं थोड़ी हारा हूँ, उसने पार्टी ही चेंज कर दी। सो लिविंग द पार्टी, यहाँ पे लिखा हुआ ना लिविंग द पार्टी, इसके अंदर ये दोनों बातें लिखनी है। इट प्रिवेंट पार्टी स्विचिंग आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद कोई भी कैंडिडेट अपनी पार्टी स्विच नहीं कर सकता। स्विच का मतलब है चेंज। इट हेल्प्स इन मेंटेन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये जरूरी था, नहीं तो सारे यही करते ना भाई, फिर तो कोई एक ही पार्टी बनी रहती, क्योंकि हर कोई उसी पार्टी में घुस जाता ना जो पार्टी जीत रही है। वैसे आजकल भी यही हो रहा है, सबको पता है कौन सी पार्टी जीत रही है, इसलिए सारे कैंडिडेट उसी पार्टी से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। अब रियलिटी थोड़ी ना पेपर में लिख सकते हैं, तो जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो लिखो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया, जिसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी। समझ आ गया होगा। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कुछ तो फेमस है जिसके नाम आपने सुने होंगे। 3 टाइप की होती है, एक होती है नेशनल, एक होती है स्टेट, और तीसरी होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तीनों ही पार्टी के बारे में ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ सकता है। नेशनल और स्टेट के बीच में आ सकता है, स्टेट और अनरिकॉग्नाइज्ड के बीच में आ सकता है, मतलब तीनों याद करने हैं आपको।
तो नेशनल पार्टी वो होती है अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन ईसीआई रूल। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फेमस हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा वोट्स आते हों, जिस पर कैंडिडेट बहुत पावरफुल हैं, लोग जिनको जानते हो, जिस पार्टी को जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रही हो, ऐसी पार्टी को हम कहते हैं नेशनल लेवल। जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे लो, अभी के टाइम पे बीजेपी, वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। ओके, फिर आता है स्टेट पार्टी, अ पार्टी रिकॉग्नाइज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही फेमस है या वहीं पर जीती हुई है, उसे हम कहते हैं स्टेट पार्टी। अब जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। स्टेट गवर्नमेंट तो बना ही रखी है हमारी आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में भी पहले इन्हीं की गवर्नमेंट थी। इसके बाद आती है जो छोटी मोटी पार्टी, जो न्यू है, जिनको लोग जान भी नहीं रहे हैं, वोट भी नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो रजिस्टर तो हैं, उन्होंने ईसीआई में रजिस्ट्रेशन तो करवाया है बेटा, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया बट डज नॉट फुलफिल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। पर इनको इतने भी वोट नहीं मिले कि ये स्टेट पार्टी बन पाए या नेशनल पार्टीज बन पाए। अब यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल क्या ही दूं, आप अपनी तरफ से कोई भी पार्टी का नाम लिख दो। लो, सीजेपी, यहाँ पे सी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सीजेपी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीजेपी पार्टी है जो अनरिकॉग्नाइज है। अब मतलब उसने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन उसको इतने भी वोट नहीं मिले या उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इलेक्शन में वो आया ही नहीं, कुछ ऐसा हो गया। तो ये होती है हमारी एक तरीके से अनरिकॉग्नाइज पार्टीज, ठीक है। छोटी छोटी पार्टियां वैसे मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे। इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन गिव हेडिंग। यस, जब इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे पास इलेक्शन के इतने सारे लॉज हैं, तो फिर हमारे इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। चैलेंजेस का मतलब होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम अच्छा इलेक्शन नहीं कर पा रहे। सुन रहे होगे ना आप लोग भी, वोट चोरी हो गए, कई वोटर्स के नाम नहीं है, फेक वोटर्स आ गए, ये सब क्या है, चैलेंजेस ही तो हैं। सो नंबर 1 इज फेक न्यूज। सबसे पहली चीज हमारे इंडिया की तो भाई मीडिया ही बेकार है। फेक न्यूज की वजह से हमारे इलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फेक न्यूज ऐसी पार्टी को भी जीता हुआ बता देती है जो नहीं जीती है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करती है, लोगों को कंफ्यूज करती है। फेक न्यूज, ठीक है ना। फेक न्यूज ये भी हो सकती है कि भाई ये पार्टी जो है हमारे लिए ये करेगी वो करेगी और हम विश्वास कर लेते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चैलेंज है। लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके एरिया में किसी पर्टिकुलर पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, नाम ही नहीं पता, वो सिर्फ सिंबल को देखकर वोट देकर आ रहे हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। मनी पावर, वोट सीधा खरीद लिया जा रहा है पैसों से, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। मसल पावर, डरा कर धमका कर लोगों से वोट ले लेना, पुराने टाइम में ये बहुत होता था। इंटिमिडेशन, इसमें भी लोगों को भ्रम उत्पन्न करना, झूठ बोलकर या एक तरीके से आप कह लो लोगों को दिखाना कुछ और पर पीछे से काम कुछ और करना ताकि लोग उनको वोट दे दें। फिर आता है लो वोटर अवेयरनेस, बहुत सारे वोटर तो अवेयर ही नहीं होते कि इलेक्शन कब है, अच्छा इस दिन इलेक्शन है, उन्हें पता ही नहीं है, वो वोट ही देने नहीं रहे हैं, बताओ। तो जो वोटर्स हैं हमारे, उनका अवेयर होना भी जरूरी है, बट वो अवेयर नहीं है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। ओके, नाउ मेजर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि ये तो चैलेंजेस है, पर बेटा अगर हमें फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने ही हैं, अच्छे से करवाने हैं, तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। मेजर्स मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हमें जरूरत है ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो सके, अच्छे से हो सके। सो नंबर 1 इज ईवीएम एंड वीवीपैट। ईवीएम आपको पता ही है, हमारी जो मशीन्स हैं, इलेक्शन वाली वोटिंग मशीन है, तो ईवीएम और वीवीपैट ये दोनों ही चीजें मशीन्स में आएंगी और ये दोनों सही तरीके से यूज होनी चाहिए अगर हमें फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है। पुराने टाइम में वो बैलेट पेपर होता था, नाम लिखो, फोल्ड करो, डालो, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, बट अब मशीन से चल रहा है सब कुछ। बट बेटा है तो मशीन ही, इसको भी तो हैक किया ही जा सकता है ना।
नंबर 2, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब होता है, लिख लेना सामने, रूल्स फॉर कैंपेन। जितने भी कैंडिडेट होते हैं जब वो कैंपेनिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, लोगों से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारे रूल दिए होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये फॉलो होना चाहिए, तभी फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। इसके अलावा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, इंस्पेक्शन होना चाहिए। स्कूल में इंस्पेक्शन होता है ना, जब कोई इंस्पेक्टर आने वाला होता है, कैसे सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, नए नए चार्ट लगा दिए, प्रिंसिपल राउंड पे है। तो ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पर भी ऑब्जर्वर होना चाहिए, जो टाइम टाइम पर आकर चेक करता रहे, ऑब्जर्व करता रहे कि इलेक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं। वोटर अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को वोटिंग के लिए अवेयर करना चाहिए, क्योंकि इधर देखो, अवेयर नहीं थे ना लोग, तो हमें अवेयर करना है, मम्मी पापा को बताना है इस दिन वोट है, कहीं मत जाना, वोट देने जाना है, दिमाग लगाना है वोट देने के लिए, किसी को भी ऐसे ही वोट नहीं देना है, ये सारी चीजें। स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए अगेंस्ट वायलेशन, अगर कुछ लोग इलेक्शन के अंदर वायलेशन कर रहे हैं, डिस्प्यूट उत्पन्न कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या गलत तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए भाई, क्योंकि हमारे देश का भविष्य यहाँ से जा रहा है। हम वोट किसको दे रहे हैं, किसी और को ना मिल जाए, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगले 5 साल क्योंकि जिसे हम चुन लेंगे वही फिर हमारे सर पे तांडव करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। सो यस, इट वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, और यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था, इजी भी था। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड है ना बेटा। हमें पता है देश में सरकार है, अब आज आपको ये भी पता चल गया कि वो सरकार आई कैसे है और कैसे गलती से गलत सरकार आ जाती है। ये सारी बातें आपको आज की क्लास में पता चल रही है। तो पॉलिटिकल साइंस, मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत इजी होता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास चल रही हैं ये चीजें। आई होप चैप्टर समझ आया होगा। मैंने आपको ड्यूरिंग द चैप्टर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं विद आंसर। डोंट वरी, इसके अलावा जब सिलेबस एक बार फिनिश हो जाएगा, मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सबको कराऊंगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।